नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो पंचायती राज है वो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये जो क्लास हमारी ग्राम सचिव जो केनाद पटवारी नहरी पटवारी है इनसे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। जो आज के इस सेशन में जो पंचायती राज है ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं दोस्तों। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? भारत में पंचायती राज शब्द का जो अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज शब्द का जो अर्थ है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। और भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है। कि भारत में पंचायती राज शब्द का जो अर्थ है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। और भारत के सभी राज्यों में जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। और जो ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया किसे? पंचायती राज को। किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज को, ठीक जी। और क्या है पंचायती जो राज है इसका जो स्थानीय स्वशासन पद्धति से किसे है? ग्रामीण से है। ये बात हमने देखी। और भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया क्या? पंचायती राज। और 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसे शामिल किया गया था? पंचायती राज को। पंचायती राज का विकास, जो पंचायती जो राज है इसका विकास कैसे हुआ? कुछ समितियां थी और ये समितियों को हम इस अध्ययन कर रहे हैं, डिस्कशन करेंगे कि कौन सी समिति। पहली जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज के विकास के लिए कुछ समितियां थी। पहली जो समिति हमारी है बलवंत राय मेहता समिति। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब शुरुआत हुई थी? 1952 में। कब शुरुआत हुई थी? 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनकी बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। और कौन सी समिति बनी थी? कौन सी समिति बनी थी हमारी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति की 1957 में कौन सी समिति बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। और क्यों बनी? भारत सरकार के द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए गए थे? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, जो क्या 1952 में जो कार्यक्रम चलाए गए थे ना, और उनके विस्तार के लिए 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच के लिए बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति कौन सी बनी थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब बनी समिति? 1957 में। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी? नवंबर 1957 में। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। कब बनी थी? 1957 में। इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1957 में। और क्या किस लिए? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की थी। और जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया, जो अंतिम रूप से क्या इसके रूप में जाना गया था? पंचायती राज के रूप में जाना गया था। समितियों के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी, वो इस प्रकार है। 3 स्तरीय क्या था? 3 स्तरीय कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना गांव स्तर पर कौन सी होगी? जो गांव है, जो एक गांव है इस स्तर पे क्या होगी? एक ग्राम पंचायत होगी। क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी जी। और ब्लॉक स्तर पे एक दूसरा है ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर क्या होगी? पंचायत समिति। क्या होगी? पंचायत। जिला स्तर पे होगी जो जिला समिति होगी। और जिला स्तर पर जिला परिषद समिति का गठन किया जाएगा। और ये तीनों स्तर आपस में किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। तीनों स्तर किससे जुड़े होने चाहिए? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन से जुड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना, जो ग्राम पंचायत की जो स्थापना है प्रत्यक्ष रूप से होती है। ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा? चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए।
जो ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है। ग्राम पंचायत की जो स्थापना होती है ना, ग्राम पंचायत की जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा की जाती है। जो ग्राम पंचायत की स्थापना होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन है अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा होती है। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए, और पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय था, जिला परिषद को, पंचायत समिति है ना वो कार्यकारी निकाय, और जिला परिषद है वो सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी होना चाहिए, और इससे लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, और इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, और ताकि अपने कार्य और जिम्मेदारी को संपादित करने के लिए समर्थक हो सके। भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की जो इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था। जो समिति हैं, बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में ये बनी, 1957 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, और इनकी सिफारिशों के बाद जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था, और परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया था और राज्य पर ही छोड़ दिया, ताकि उनकी स्थानीय स्थिति के अनुसार नमूने को विकसित करे, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य था। ऐसा कौन सा देश का पहला राज्य कौन था जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी? कौन था? राजस्थान। कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के कौन से जिले? नागौर जिले से, और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंचायती राज की जो स्थापना है देश में कहाँ शुरुआत की गई थी? उद्घाटन राजस्थान। और कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के कौन से जिले से? नागौर जिले से। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान के बाद जो शुरुआत हुई थी आंध्र प्रदेश, इस योजना को 1959 में लागू किया गया था, और इसके बाद अधिकांश राज्यों में इस योजना का प्रारंभ किया गया था पंचायती राज का। और 1960 के दशक के मध्य बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की थी। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान में 30 स्तरीय पद्धति अपनाई गई थी। तमिलनाडु ने कौन सी है? द्विस्तरीय थी। और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय। हर जो राज्य है उसमें जो पंचायतों के जो स्तर होते हैं वो अलग अलग थे। जैसे राजस्थान में कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक पे होगी वो पंचायत समिति, और जो जिला पर थी वो जिला पार्षद थी, जिला परिषद थी। और जो तमिलनाडु थी, तमिलनाडु में कितने स्तर थे? ग्राम पंचायत के 2, जो पंचायत जो स्तर है, और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय थी। और इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी। किस में जो है पंचायत समिति मजबूत थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई क्या थी? ब्लॉक थी। जो राजस्थान है और आंध्र प्रदेश में जो नियोजन और विकास की इकाई क्या थी? ब्लॉक थी, जो मध्यम स्तर का है वो था। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी। जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कौन सी नियोजन और विकास की इकाई सबसे शक्तिशाली थी? ब्लॉक स्तर। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में क्या थी? वो थी जिला परिषद, विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए थी। अध्ययन दल तथा समितियां क्या थी? 1960 के पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां और कार्यदल नियुक्त किए जाते थे। और अशोक मेहता समिति, पहले हमारी समिति कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी? 1957 में आई जी, 1957 में आई थी। और इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 1957 में सौंपी थी। और इसका जो स्वीकार किया गया था वो 1958, उनके जो कार्य थे वो 1958 में राष्ट्रीय विकास के द्वारा 1958 में स्वीकार किए गए थे। और अशोक मेहता समिति 1957 के बाद 20 साल के बाद दिसंबर जो 1977 में, जो बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 में, और अशोक मेहता जो समिति थी जी, वो थी दिसंबर 1977 में। जनता पार्टी, कौन सी सरकार थी उस टाइम? जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था पर एक समिति का गठन किया गया था। कि 1957 में जो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था उसमें कौन सी सरकार थी? जनता दल थी।
जनता सरकार थी, जनता पार्टी थी। और किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा एक पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया था और इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी 1978 में। बलवंत राय मेहता समिति की जो कमेटी थी 1957 में, रिपोर्ट भी 1957 में, और 1977 में बनती है। 1977 में बनती है कौन सी? अशोक मेहता समिति। और रिपोर्ट कब सौंपी जाती है? 1978 में। और देश में एक पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए एक 132 सिफारिशें की थी अशोक मेहता समिति। इस मुख्य जिनकी जो सिफारिशें है वो इस प्रकार है कि जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज में इन्होंने बताया कि अशोक मेहता समिति जो 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए, कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसको 2 स्तर में बदल दे। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? कौन सी समिति थी? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति किसने कहा? अशोक मेहता समिति कि 3 स्तर को 2 स्तर में कर दो। तो ये बात बोली थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। जो जिला परिषद है ना, जो जिला परिषद है जिला स्तर पर, और उसमें जो निचले मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए, कि जिला परिषद पर जिला स्तर होगी और उसके नीचे जो मंडल है पंचायत स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर है, पंचायत जो स्तर है उसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। ये बात किसके द्वारा कही थी? अशोक मेहता समिति। इसमें 2 क्वेश्चन हमारे पुट हो सकते हैं। कैसे होंगे? कि 3 स्तरीय को राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना, ये किस समिति के द्वारा कहा गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति कब बनी? 1977 में बनी। कब रिपोर्ट सौंपी? 1978 में। और इन्होंने कहा कि 3 स्तर को 2 स्तर में बदल दिया जाए, अशोक मेहता समिति। और जो जिला परिषद पर एक जिला स्तर होगा और नीचे मंडल पंचायत में अशोक मेहता समिति के द्वारा कितने गांवों के समूह होने चाहिए? 15,000 से 20,000 के। ये बात थी। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, कि राज्य स्तर से नीचे जो लोक निरीक्षण है उसमें विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, यह बात भी अशोक मेहता समिति के द्वारा कही गई थी। और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, अशोक मेहता समिति के द्वारा ये बताया गया था। जिला स्तर के अभिग्रहण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लोक लेखा परीक्षण होना चाहिए और ये ज्ञात हो सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप में सुवेद समूह के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है या नहीं। ये बात कही गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, कि आपातकाल हो जाती है तो उसमें 6 महीने के अंदर एक चुनाव होना चाहिए। इमरजेंसी है, कोई किसी ने इस्तीफा दे दिया या कुछ मृत्यु हो जाती है तो कुछ जगह जैसे जो अधिग्रहण की समस्या आती है उसके लिए जो चुनाव होना चाहिए वो कितना महीने के अंदर चुनाव किया जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। और न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग है, कह रहा है कि न्याय जो पंचायत है उसको विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। ये बात कही थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। ये भी अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। विकास के लिए जिला परिषद को स्थानांतरित होना चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए, अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था। और उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण, कह रहा है कि जो समिति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही जनता पार्टी सरकार भंग हो जाती है और केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य हैं, कौन से राज्य? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता की समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज के जो संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए थे। किसने उठाए थे? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की। एक समिति आती है हमारी GVK राव समिति। GVK राव समिति क्या कहती है?
ये ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए एक योजना आयोग के द्वारा 1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कि 1957 में एक समिति बनती है। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति बनती थी। 1977 में एक अशोक मेहता समिति का गठन होता है। 1985 में एक समिति बनती है। कौन सी समिति बनती है? GV.K. राव समिति, और इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। GV.K. राव समिति ने किस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विकास प्रक्रिया, जो विकास हो रहा है वो एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। कि जो पंचायत राज जो है एक विकास हो रहा है और उसका एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो ये बात कही गई थी JV.K. राव समिति के द्वारा। जो विकास हो रहा है एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है, ये बात JV.K. राव समिति के द्वारा कहा गया था। विकास प्रशासन के लिए जो लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। कि जो JV.K. राव समिति के द्वारा एक बात वो कही गई थी कि जो विकास है ना, विकास वो एक दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित अलग हो गया है और उनका जो विकास है जो प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके एक नौकरशाही बना दिया गया है और पंचायत राज एक संस्था एक कमजोर हो गई है और उनके परिणामस्वरूप इन्हें बिना जड़ की घास कहा गया। ये बात JV.K. राव समिति जो 1985 में बनती है, इनके द्वारा ये बात कही गई थी। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु कुछ सिफारिशें की गई थी, जो इस प्रकार है। जिला स्तरीय निकाय, जो जिला स्तरीय है उसका निकाय अर्थात जो जिला परिषद है कि 3 स्तर है हमारे, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत पे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, 3 हमारे निकाय है। इसमें एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए जिला स्तर को। और यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है। नियोजन है और उसके विकास की जो उचित इकाई है जिला है। जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रम को प्रबंधन के एक मुख्य निकाय बनाना चाहिए। ये बात JV.K. राव समिति के द्वारा कही थी। जिला एवं स्थानीय स्तर पर, जिला एवं जो स्थानीय स्तर है पंचायत राज संस्था को विकास कार्यों के नियोजन क्रियान्वयन निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। जो स्थानीय स्तर है, जो स्थानीय स्तर पर जो विकास हो रहा है, वो एक जो जिला स्तर है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है संस्था का। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्य को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाना चाहिए। जिला परिषद के मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। ये पाया गया कि 11 राज्य एक अथवा अधिक स्तरों के लिए चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए। ये बात जो JV राव समिति के द्वारा बात कही गई थी। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की थी। और इसकी बिंदु पर जो JV राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड ब्लॉक स्तरीय आयोजन पर जो दांतवाला समिति है और 1978 द्वारा जिला आयोजना पर हनुमत राव समिति रिपोर्ट 1983 से अलग है। कि कौन सी समिति आई थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में JV राव समिति, 1986 में एक आती है दांत वाला समिति और 1978 में आती है हनुमत राव समिति रिपोर्ट से। और दोनों समितियों में ये सुझाव दिया गया कि मूलभूत विकेंद्रीकृत आयोजनों का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी हनुमत राव समिति ने। और इन दोनों मॉडल में जिला अधिकारी को विकेंद्रीकृत आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रीकृत आयोजनों की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा गया। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक आयोजना गतिविधियों के लिए जिला अधिकारी और समन्वय
बनाने की अनुशंसा भी थी। इस प्रकार हनुमत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति और जयवी राव समिति अलग अलग अनुशंसाएं भी है, जिन्होंने एक जिलाधिकारी विकास भूमिका को समिति करने की अनुशंसा की और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। ML सिंधवी समिति, एक समिति आती है हमारी ML सिंधवी समिति। कब आई थी? 1986 में। कब आई थी जी? 1986 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जेवी राव समिति और 1986 में जो आई है वो आई LM सिंघवी समिति। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया और इस एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति? ML सिंघवी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी है। गाँव के समूह के लिए गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। ये बात ML सिंधवी। ग्राम पंचायत को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्य से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। अब आती है हमारी एक समिति, थुंगन समिति। थुंगन समिति कब बनी? 1988। जो ML सिंधवी समिति थी 1986। 1985 में JV राव समिति, 1977 में अशोक मेहता, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति और 1958 में कौन सी समिति? थुंगन समिति। इन्होंने क्या बताया था कि संसद की सलाहकार समिति एक नई उप समिति, कौन सी? PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। और इस समिति, कौन सी समिति? थुंगन समिति, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति में अनुशंसाएं की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज हो। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था को दूरी होना चाहिए और जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। ये बात जो थुंगन समिति ने बताया था। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये बात कही गई थी। एक संस्था के सुपर स्तर की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण और समन्वय समिति गठन होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए और उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के 3 शहरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए और महिला के लिए भी एक आरक्षण होना चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और पंचायती राज संस्था को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु और विधियां तय करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। 1988 में BN गौडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। कि 1988 में कौन सी समिति बनी है? VN गौडगिल की अध्यक्षता में नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। कौन सी समिति है? गौडगिल समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। कि एक समिति बनती है 1988 में। कौन सी समिति है? VN गौडगिल समिति। और इस समिति का गठन है किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और इसने एक प्रश्न विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में समिति ने कुछ निम्न अनुशंसाएं की थी। किस प्रकार है? पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया जाए? एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कौन सी समिति बनी थी? 1988 में। कौन सी है? गौडगिल समिति। और गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर, गांव है और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए कि जो 5 वर्ष है वो नियमित कर दिया जाए। पंचायत के सभी 3 सत्रों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। कि पंचायत के सभी 3 सत्रों का जो सदस्यों का
निर्वाचन है वो सीधा होना चाहिए। और ये बात कौन सी समिति ने कही थी? 1988 में एक समिति बनती है, कौन सी? गॉडगिल समिति, वीएन गॉडगिल समिति। इसके द्वारा कहा गया कि जो तीनों स्तर है, कौन से? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, इन तीनों का जो चुनाव है वो किसे सीधा होना चाहिए निर्वाचन। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, ये बात भी इस समिति के द्वारा कही गई थी। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे या उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्स था जो ड्यूटीज लगाने, वसूलने था जमा करने का अधिकार होगा। कि जो टैक्स लगाए जाते हैं वो टैक्स है और उनको वसूलने और जमा कराने का अधिकार किसको होगा? पंचायती राज संस्थाओं को। यह बात कौन सी समिति ने कही थी? गॉडगिल समिति के द्वारा यह बात कही गई थी। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना है वो किसके द्वारा? पंचायतों को वित्त का आवंटन करे कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाए। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए। यह बात भी इस समिति के द्वारा कही गई थी। गॉडगिल समिति की अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। कि कौन सी समिति की अनुशंसाएं है जो एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी? कि गॉडगिल समिति। और इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। किस समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना एक लक्ष्य था? कौन सी समिति थी? गॉडगिल समिति। संवैधानिकरण राजीव गांधी सरकार एमएल सिंघवी समिति के उपरांत अनुशंसा की प्रतिक्रिया। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 और 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। कब किया गया था? 1989। और किसके द्वारा? कौन सी सरकार थी? राजीव गांधी सरकार थी उस टाइम। और कौन सी समिति थी? एमएल सिंघवी समिति। और राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली व्यापक बनाने हेतु 1989 में 64वां संविधान विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। और यह अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया था और राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया था। जो 64वां जो संविधान संशोधन आया था यह लोकसभा में तो पारित हुआ था परंतु राज्यसभा में इसको पारित नहीं किया गया। और इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। फिर आती है एक वीपी सिंह सरकार। नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्य संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने संबंधी मामले पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ था। कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने संबंधी जो वीपी सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री 2 दिन का सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। और परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कि लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक कब किया? 1990 में। लेकिन सरकार के गिरने के साथ यह विधेयक भी समाप्त हो गया था। नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव के बाद जो नरसिम्हा राव सरकार है, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवाद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा। सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक कब लोकसभा में पेश किया गया था? 1991 में। और उसके बाद कौन सा था? यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ था। कि जो 1992 वाला जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है ये कब लोकसभा में पेश हुआ था? 1991 में। जो बात तो पीछे से भी चले आ रही है। 1990 में लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। फिर 1991 में नया प्रस्ताव रखा गया था 1991 में और ये विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। जो 1992 में 73वां जो संविधान संशोधन आया था ये प्रभावी कब हुआ था? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। कौन सा विधेयक? 73वां।
1992 का जो 73वां संविधान जो अधिनियम संशोधन अधिनियम है, इसका महत्व क्या था? इस अधिनियम ने कौन सा अधिनियम है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक नया खंड जो कौन सा है? 9, जो नया खंड भाग 9 में सम्मिलित किया गया था। कौन से भाग में? 9 में। जो 73वां संविधान संशोधन है कौन से भाग में? भाग 9 में। इससे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया था कि जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 वाला अधिनियम, इसको एक नया खंड बनाया गया था। एक नया भाग किस भाग में जोड़ा गया था? 9 में। और इसका नाम क्या दिया गया था? पंचायतें। क्या नाम दिया गया था? पंचायतें। क्या नाम है? पंचायतें। और अनुच्छेद कौन से? 243 से 243 अनेक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान अधिनियम है, और में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कौन सा भाग है? 9। और कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद है 243 से 243 अने तक। और इस सूची में पंचायतों को जो कार्यकारी विषय वस्तु है कितने हैं? 29 कार्य है। जो पंचायत है, पंचायत कितने कार्य करवा सकती है? 29 कार्य करवा सकती है। और जो क्या नाम दिया था? पंचायतें नाम दिया गया था। और यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। जो 29 कार्य है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? जी से संबंधित है। 243 जी से। इस अधिनियम ने संविधान के 40 अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है ये 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया है, जिसे कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा, जिससे कि एक स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। कौन सा अनुच्छेद है? 40वां। और यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। 40वां अनुच्छेद है कौन सी में आते हैं? एक नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, इनमें यह अनुच्छेद है 36 से 51, जिसमें से एक 40 अनुच्छेद है वो पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन से भाग में है? भाग 9, जो अनुच्छेद है 243 से 243 अने तक, जिसमें से कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 29 कार्य पंचायत करवा सकती है। और जो ये कार्य 29 किस आर्टिकल में है? 243 जी से। और इस अधिनियम ने संविधान के किस अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया गया था? 40वें अनुच्छेद को। क्यों दिया गया? कि ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्ति और अधिकारों से विभूषित करेगा, जिससे कि एक स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। ये अनुच्छेद 40, इसलिए एक व्यवहारिक रूप दिया है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संवैधानिक से बाध्य है और परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। कि जो पंचायत का गठन करना और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर नहीं है। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा गया जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भाग के जो स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्वविवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथ्य को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर, किस स्तर पर? जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी जो लोकतंत्र में बदलता है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज है। ये देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की क्रांतिकारी संकल्पना है। प्रमुख विशेषता क्या है? ग्राम सभा। यह अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यह पंचायती राज की ग्राम सभा का प्रावधान करता है। किस तरह का? ग्राम सभा का। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। कि ग्राम सभा में कौन होता है? ग्राम सभा में वो गांव के सभी जो 18 साल से ऊपर के हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।
और यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली, 3 स्तरीय जो प्रणाली है, इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए 3 स्तरीय जो त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 20 लाख से ऊपर नहीं है, तो माध्यमिक स्तर पर पंचायतों का गठन न करने की छूट देता है। सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव, जो सदस्य है और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है कि गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर, गांव और जो ब्लॉक स्तर है और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। और इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 19 में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो पंचायत स्तर पे है, जैसे ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो तो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। जो पंचायत समिति और जिला स्तर पे जो पंचायत समिति, माध्यमिक और जिला स्तर पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, गांव स्तर पर कौन होगा, पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा, विधानमंडल के द्वारा। सीटों का आरक्षण, सीटों का जो आरक्षण है, यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी संख्या की कुल संख्या है, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। अनुसूचित और जनजातियों के लिए जो आरक्षण है वो कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। और राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर मामलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है। 1/3 से कम न हो, 1/3 है महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, मतलब कि हर स्तर पर 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर का आरक्षण की व्यवस्था करें। पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का जो कार्यकाल है, यह अधिनियम सभी स्तरों पर जो 3 स्तर है के लिए जो 5 वर्ष के लिए टाइम है वो निश्चित करता है। और तथापि समय पूरा होने से पूरा होने से पहले ही इसे विघटित किया जा सकता है। और इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे और इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या जो विघटित होती है होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर है चुनाव है द्वारा करवाया जाता है। परंतु जहां शेष अवधि जिसमें भंग पंचायतें काम करते रहती है कि कह रहा है कि अगर कोई है 6 महीने अगर कोई इलेक्शन का टाइम रहा है उससे पहले अगर कोई पंचायत भंग होती है तो इलेक्शन है वो नहीं करवाया जा सकता। अगर टाइम है 6 महीने बाकी बच्चे का और 6 माह से कम है तो इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं होगा। यह भी एक भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई है वह भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी। दूसरे शब्दों में एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए कार्यरत होती है। जो अनर्हताएं हैं वो केस से कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा। कुछ शर्तें हैं, क्या है, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है और अयोग्यता संबंधी सभी प्रश्न राज्य विधान द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन,
मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इनके क्या कार्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख है, जो निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव, जो पंचायतों के जो सभी चुनाव है वो संपन्न कराने की शक्ति किसमें होती है, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। जो पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की जो शक्ति है किसके पास होती है, वो शक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। इसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है। जो राज्य का जो चुनाव आयुक्त है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है और उसकी सेवा शर्तें एवं पदावधि भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो उसका कार्यकाल है उसका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा, इसकी भी किसके द्वारा की जाती है निर्धारित, वो भी राज्यपाल के द्वारा। इससे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। और उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा और शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नुकसान हो। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों में राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है। पंचायतों के जो चुनाव संबंधित है ना, उनके मामलों पर कौन है उपबंध बना सकता है, राज्य विधान। शक्ति और कार्य क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त के, राज्य विधानमंडल में पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है कि राज्य विधानमंडल को पंचायतों को शक्ति और अधिकार दे सकता है जिससे यह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रत्यापित की जाए जो निम्नलिखित से संबंधित है। पहली जो शर्त क्या है, आर्थिक और विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार करने से। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाए कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, जिसमें 11 अनुसूची 29 मामले के सूत्र भी सम्मिलित है। जो 11 अनुसूची में एक पंचायत है कितने कार्य करवा सकती है, वो 29 वो इसमें सम्मिलित है। वित्त राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है। पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के द्वारा आरोपित और संग्रहित करों, चुंगी, मार्ग और शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य में की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता देने के लिए उपबंध कराता है। निधियों के गठन का उपबंध करेगा जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगा। वित्त हमने डिस्कशन किया कि राज्य निर्वाचन आयोग है क्या कार्य करता है। इसके कार्य क्या है कि मतदाताओं की सूची तैयार करने पर नियंत्रण रखता है। पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी एक राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। उसका कार्यकाल है और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो भी राज्यपाल के द्वारा। और वित्त आयोग राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। कि वित्त आयोग का गठन राज्य में किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। और कितने साल तक जो वित्त आयोग का है जो उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिश से करेगा। सिद्धांत जो नियंत्रित करेंगे, पहला क्या है, राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए कुल कर, चुंगी, मार्ग कर और अतिरिक्त शुल्कों का राज्य और पंचायतों को बंटवारा करना। राज्य वित्त आयोग है क्या करेगा, राज्य और पंचायतों के लिए जो बंटवारा है वो कौन करेगा, वित्त आयोग। दूसरी क्या है, करों, चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाले अनुदान सहायता करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के आवश्यक उपाय हैं। राज्यपाल के द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट और उनके सदस्यों की आवश्यक अर्हता तथा उनके चुनने के तरीकों को निर्धारित कर सकता है। राज्यपाल आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को भी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल आयोग द्वारा दी गई जो सिफारिशें हैं, कौन है जो राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग के द्वारा जो भी राज्यपाल आयोग द्वारा सिफारिश की जाती है और उसकी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों को पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित निधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर क्या, लेखा परीक्षण।
राज्य विधानमंडल पंचायतों के खाते की देखरेख और उनके परीक्षण के प्रावधान बना सकता है। कौन? लेखा परीक्षण। संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों अथवा संशोधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। छूट प्राप्त राज्य एवं क्षेत्र। यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता और उन क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ जिला परिषद अस्तित्व में हो, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिला जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद जो मौजूद है। हालांकि संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों पर लागू कर सकती है जो उचित समझे। वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व। पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में कोई भी राज्य नई पंचायत राज्य कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख है, फिर भी यह कानून लागू होने से पूर्व बनी पंचायत अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती है, यदि वह राज्य विधान उससे पूर्व शीघ्र विघटित न कर दी जाए। इसके परिणाम स्वरूप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 में 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किए। हमने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में डिस्कशन किया। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि मतदाताओं की सूची तैयार करना। जो भी चुनावी प्रक्रिया है वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य का होता है, उसके द्वारा सारा कार्य है किया जाता है, उसकी देखरेख में करवाया जाता है। और चुनाव को संपन्न कराने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसकी पदावधि भी किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। और उसके शक्ति और कार्य को हमने डिस्कशन किया। फिर आता है कि वित्त आयोग। राज्य में वित्त आयोग। राज्य में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। कितने साल तक समय होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के पश्चात एक वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। फिर कुछ कमेटी लेखा परीक्षण। हमने संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना, ये कौन निर्धारित है? जो संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा किसके द्वारा? भारत का राष्ट्रपति किसी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों और संशोधन के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। लेखा परीक्षण के बारे में हमने डिस्कशन किया। कुछ राज्य को छूट है, जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, मेघालय, मिजोरम है। इन अन्य जो क्षेत्र है यहाँ पर लागू नहीं होता। वर्तमान कानून की निरंतरता पंचायतों का जो अस्तित्व है वो क्या है, इसके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। चुनावी मामले के जो एस्पेक्ट पर कैसे होगी, यह अधिनियम जो पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के एस्पेक्ट्स पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया कि निर्वाचन क्षेत्र है और इन निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के जो आवंटन संबंधित मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। जो सीट है निर्वाचन आवंटन के संबंधित जो मुद्दे हैं वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी पंचायत के चुनाव को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात इस जो संविधान संशोधन है इसमें कही गई थी कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। इसमें कितने कार्य? 29 कार्य हैं। विषय एक ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर कितने कार्य करवाए जा सकते हैं? 29 कार्य है। यह बात 29 कार्य है किसमें? 223 जी अनुच्छेद में है। जिसमें कृषि विस्तारित सम्मिलित है। भूमि विकास है, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन, यह भी इसमें है। लघु सिंचाई, जल प्रबंध, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन, कृषि खेती, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है, खाद्य ग्राम है, कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन था पशु चारा, सड़क, पुल, जल मार्ग, इनका साधन उपलब्ध करवाना, ग्रामीण विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, किसमें आते हैं? पंचायत। जो 29 विषय इसमें सम्मिलित है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक परीक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय किसमें? पंचायत स्तर पर। सांस्कृतिक कार्य, बाजार में मेले, स्वास्थ्य संबंधी जो अस्पताल है ये भी इस 29 विषय में शामिल है। पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास भी है। सामाजिक समृद्धि, विकलांग मानसिक रोगी भी इसमें निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल। लोक विभाजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान है। अनिवार्य एवं स्वैच्छिक जो इसमें जो प्रावधान है वो क्या है? संविधान के भाग 11 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य बाध्यकारी एवं विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंधों प्रावधानों को अलग अलग विवेचन करेंगे। इसमें क्या? अनिवार्य प्रावधान। एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, गांव स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर पर जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगी। तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। माध्यमिक जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण होगा।
सभी सत्रों पर सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती एवं जिला निकायों को कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। किसी भी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने की 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव आयोग होने चाहिए। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। कुछ जो है स्वैच्छिक प्रावधान है वो क्या है, विधानसभा एवं संसदीय के निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों सदन के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इसमें आएगा, ये स्वैच्छिक प्रावधान में आएगा। पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। पंचायत स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके, इस हेतु उन्हें अधिकार एवं शक्तियां देना। संक्षेप में इन्हें स्वायत्त निकाय बनाने के लिए, पंचायतों को सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए शक्तियां और दायित्वों का प्रत्यायन और संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्य कुछ को संपन्न करना, क्या ये स्वैच्छिक कार्य है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, उन्हें उचित कर पृथक और शुल्क आदि का आरोपण और संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना। अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ऐसा अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, जनजातीय जनता को स्वशासन प्रदान करना, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों के अंदर बनाना, पारिवारिक परिपाटियों को सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। ये क्या है, अधिनियम के उद्देश्य है। जनजातीय समुदाय की परंपराओं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, ये भी इनका उद्देश्य है। जनजातीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त कराना, उस स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्ति अधिकारों को छीनने से रोकना। अधिनियम की विशेषता क्या है, ये हमें अधिनियम के उद्देश्य थे और अधिनियम की विशेषता है अनुसूचित क्षेत्रों पंचायतों पर राज्य विधान वहां के प्रथागत कानूनों, सामाजिक धार्मिक प्रचलनों, सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटी के अनुरूप होगा। एक गांव के अंतर्गत समुदाय वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह, एक टोला और टोलों का समूह होगा, जहां समुदाय अपनी परंपराओं और रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा हो। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। ऐसे लोग जो ग्राम स्तर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो। ग्राम सभा में लोगों की परंपरा और प्रथाओं को उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद निवारण तरीकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समक्ष होगी। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005-2009 ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों और उनकी वित्तीय शक्तियों के लिए कुछ संक्षेपित किया है। कह रहा है कि संविधान के चौथे खंड का बड़ा हिस्सा पंचायती राज संस्था के संरचनात्मक सशक्तिकरण के बारे में है कि जो भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों तथा उनकी वित्तीय शक्तियों को कुछ इस प्रकार बताया है कि संविधान के जो चौथे खंड का बड़ा हिस्सा है ना, वो पंचायती राज संस्थाओं को संरचनात्मक और शक्तिकरण के बारे में है, लेकिन स्वायत्तता तथा उन अपने ऊपर निर्भर संस्थाओं की कार्य कुशलता उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है और उनके अपने संसाधन जुटाने की क्षमता पर निर्भर करती है। साधारणतः हमारे देश में पंचायतें निम्नलिखित तरीकों से राजस्व है वो एकत्रित कर सकती है। पंचायतें हैं किस प्रकार है वो राजस्व है वो एकत्रित कर सकती है, ये बात हम आज की इस सेशन में अध्ययन करेंगे कि संविधान का सबसे चौथा खंड क्या है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। संविधान की धारा 280 क्या बताती है। संविधान का जो धारा है, जो अनुच्छेद है वो 280 क्या बताती है कि केंद्रीय वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो 280। किस अनुच्छेद में, 280। और पंचायतों के लिए जो केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार जो प्राप्त अनुदान है वो किस में, संविधान की 280 के आधार पर है। संविधान की धारा 243(1), संविधान की धारा कौन सी है, 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की संविधान की कौन सी धारा है, संविधान की कौन सी धारा के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होंगे, किस धारा में है वह 243(1). इसमें क्या है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। और 280 की धारा से क्या है, 280 की धारा है कि केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान, केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान
वो कौन सी है? 280। 243 में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं जो ग्राम सचिव के पेपर में, आगामी पेपर में। संविधान की जो धारा है 280 है वो किससे केंद्र का सरकार है प्राप्त अनुदान करती है? केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर। राज्य सरकार है जो अनुदान प्राप्त करती है किसकी अनुशंसा पे? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पे। कौन सी धारा? 243 और केंद्रीय वित्त आयोग में 280। और राज्य सरकार से प्राप्त कर अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर कार्यक्रम केंद्रित आवंटन, अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर संसाधन निर्माण कर तथा गैर कर। ये भी देश भर में राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय संस्कृतिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और पंचायतों के अपने संसाधन अलग है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वे राज्य जिन्हें पंचायत संस्कृतिकरण के मामले में अग्रणी समझा जाता है। कौन से है जो देश के राज्य जहां जो पंचायतों के लिए एक संस्कृतिकरण के मामले में अग्रणी समझा जाता है? कौन से? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन वहां भी पंचायती सरकारें अनुदान पर अत्यधिक निर्भर है। कई बार कोई निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पंचायतें क्या अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कमजोर है? तो एक हद तक ऋण कर के कारण तो ही है, लेकिन पंचायतों के कर संग्रहण में पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भर है। पंचायतें हैं अनुदान के लिए किस पर निर्भर है? केंद्र और राज्य सरकार पे। केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना पर केंद्रित है। पंचायतों को एक सीमित अधिकार है कि व्यय के मामले में सीमित अधिकार है। राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकारों को पंचायतों को वित्त आवंटित करने में अनिश्चितता हो रही है। 11वीं अनुसूची की अहम विषय, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची के अहम विषय है प्राथमिक शिक्षा। 11वीं अनुसूची की जो अहम विषय क्या है? 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो अहम विषय क्या है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा किस और स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा किस अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची के मुख्य इंपॉर्टेंट विषय है जलापूर्ति, स्वच्छता और लघु सिंचाई आदि से संबंधित योजना। उन पर होने वाले व्यय पर आज भी राज्य सरकारें सीधे साधे जिम्मेदार है। कुल मिलाकर स्थिति है कि पंचायतों के पास जिम्मेदारी बहुत पर संसाधन भेद कम है। हालांकि केंद्र राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित वित्त पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं द्वारा संग्रहित संसाधन उनके वित्तीय आधार का मूल है। प्रश्न केवल संसाधनों का ही नहीं, स्थानीय कार्य व्यवस्था की मौजूदगी इस चुनी गई संस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करती है। इससे पंचायती राज संस्था नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनती है। पंचायती राज संस्थाएं किसके प्रति जवाबदेही होती है? नागरिकों के प्रति। अपने संसाधन के संग्रहण के मामले में ग्राम पंचायत तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में, क्योंकि उनकी अपनी भी कर व्यवस्था है, जबकि पंचायती राज के दो अन्य स्तर अपने संसाधन जुटाने के मामले में पूरी तरह से टोल, करों, फीस तथा गैर कर राजस्व पर निर्भर है। राज्य पंचायती राज अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को अधिकांश कराधान के अधिकार दे रखे। माध्यमिक तथा जिला पंचायतों की कर व्यवस्था कर था गैर कर दोनों काफी लघु रखी गई है, जो कि द्वितीय क्षेत्रों जैसे कि बाजार, जल और संरक्षण सेवाएं, वाहनों का पंजीकरण, स्टैंप ड्यूटी पर तथा अन्य तक सीमित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र कौन से है? बाजार है, जल है, संरक्षण सेवाएं, वाहनों का पंजीकरण है, स्टैंप ड्यूटी है, अन्य जो साधन तक सीमित होते हैं। कई राज्यों के विधायनों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि कई तरह के शुल्क, मार्ग कर और फीस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें अन्य चीजों के अलावा चुंगी है, संपत्ति है, आवास कर है, पैसा कर है, भूमि कर, वाहनों पर लगने वाले कर, मार्ग कर और मनोरंजन कर और लाइसेंस फीस, गैर कृषि भूमि पर कर, मवेशी पंजीकरण फीस, स्वच्छता, जल, निवास संरक्षण कर, जल कर, प्रकाश कर, शिक्षा शुल्क और मेला त्योहार कर आते हैं। अप्रभावी निष्पादन के कारण क्या है? 73वां विधेयक, जो 73वां है 73 विधेयक है, वो संवैधानिक स्थिति तथा सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का काम संतोषजनक और असानुकूल नहीं रहा, क्योंकि निम्न स्तरीय निष्पादन के कारण भी है। क्या कारण है? पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। अधिकतर राज्यों ने कार्यक्षमता कार्यकारी के हस्तांतरण के पर्याप्त उपाय नहीं किए, क्योंकि पंचायती राज संस्था अपनी संवैधानिक निर्धारित
कार्य जो संपन्न कर सके। आगे यह जरूरी है कि पंचायतों के पास अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने लायक संसाधन हो। जहां एक और राज्य वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाएं भेज दी, वहीं दूसरी ओर बहुत कम ही राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय जो व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के कदम उठाए। नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। कुछ राज्य में ग्राम पंचायतों के अधीन स्थान दे दिया गया और ग्राम पंचायत के सरपंचों को आश्चर्यजनक रूप से अधिक समय और प्रखंड है जो ब्लॉक स्तर है कार्यालय में फंड और या तकनीकी अनुमोदन के लिए जाना पड़ता है। जो ब्लॉक स्तर कार्यालय है, प्रखंड स्तर है, पंचायत समिति है कि कर्मचारियों के साथ काम करने से चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में सरपंचों की भूमिका पर आंच आती है। फंडों की प्रकृति। फंड इसके दो निहितार्थ कुछ प्रयोजनों के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां या कार्य जिले के सभी हिस्सों के अनुकूल नहीं है और इसका नतीजा होता है कि गैर जरूरी कार्यान्वयन या निधि राशि का अधूरा व्यय। सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। प्राप्त निधि तथा स्वसंग्रहित निधि की समीक्षा से देखा गया है कि पंचायती सरकारें निधि व्यवस्था पर लगभग पूरी तरह निर्भर है। जब पंचायती संसाधन स्वयं संग्रहित नहीं करती, आत्मनिर्भर नहीं होती, बाहर से निधि प्राप्त करती है तो जनता निधि व्यय के सामाजिक अकेशन के लिए नहीं करेगी। वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि परिभाषा किसमें 243 परिभाषा पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है 243 ए में ग्राम सभा है। जो ग्राम सभा है किस अनुच्छेद में है 243 ए। किस अनुच्छेद में 243 ए में। 243 बी पंचायतों का संविधान। पंचायतों का जो संविधान है किस अनुच्छेद में 243 बी। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में 243 सी। 243 सीटों का जो आरक्षण है किस अनुच्छेद में 243 डी। और पंचायतों का कार्यकाल किस में 243 ई। जो परिभाषा किस में 243 ए में किसका है ग्राम सभा। बी में किसका है पंचायतों का संविधान। पंचायतों का गठन सी में। सीटों का आरक्षण डी में। पंचायतों का कार्यकाल ई में। क्या होगी परिभाषा हुई। परिभाषा किसमें है 243 ग्राम सभा। पंचायत देखो क्या होंगे 18 साल के जितने भी वोट है जिनका जो मतदाता सूची में वो ग्राम सभा में आएंगे। वो ग्राम सभा का वर्णन किसमें ए में। और ग्राम सभा के बाद क्या हुआ पंचायत का संविधान होगा। पंचायत का संविधान किसमें बी में है। पंचायतों का संविधान होगा। पंचायत का संविधान बना तो उसके बाद क्या हुआ पंचायतों का गठन होगा कि कितनी पंचायतें हैं कैसे है उसका गठन है किसमें सी में। पंचायतों का गठन होगा तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन से पहले क्या होगा सीटों का आरक्षण होगा। भाई कितनी सीटें आरक्षण के तौर पे है तो किसमें होगा डी में। क्योंकि ए में क्या हुआ ग्राम सभा हुई, बी में पंचायतों का संविधान हुआ, फिर क्या गठन हुआ, फिर क्या हुआ आरक्षण मिला। आरक्षण के बाद कितना कार्यकाल होगा कार्यकाल किसमें 5 पे क्या ई। और सदस्य से अयोग्यता जो अयोग्यता है वो किस में आएगी एफ में। क्योंकि एफ में। और जी में क्या है पंचायतों की शक्तियां। पंचायतों की जो शक्तियां है पावर है और प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। एक ग्राम पंचायत का जो उत्तरदायित्व है और उनकी शक्तियां हैं वो किस में आएंगी जी में। किस में आएंगी जी में। ग्राम सभा का गठन किस में ए में। फिर पंचायतों का संविधान है वो किस में। पंचायतों का जो संविधान है वो बी में। पंचायतों के संविधान के बाद पंचायतों का गठन हुआ वो किस में सी में। पंचायतों का गठन हुआ तो पंचायतों का गठन का सीटों का आरक्षण हुआ। सीटों का आरक्षण किस में हुआ डी में हुआ। कार्यकाल किस में हुआ 5 में हुआ। किस में 5 में हुआ। सदस्य अयोग्यता 6 में हुई। फिर पंचायतों की शक्ति है वो किस में 7 में हुई। पंचायतों की शक्ति किस में हुई 7 में। जी के बाद एच पंचायतों का प्रारोपण की शक्ति। पंचायतों को प्रारोपण की शक्ति किसमें एच में। फिर क्या आई में क्या वित्तीय स्थिति किसमें क्या वित्त आयोग का गठन किसमें 243 आई से क्या इनकम। आई से वित्त किस लिए होता है इनकम होती है तो आई में इनकम। आई से इनकम है तो वित्त आयोग का गठन किसमें 243 एच में। आई में एच में क्या प्रारोपण पंचायतों का। जो जी है पावर की शक्ति जी में। सदस्य का अयोग्यता एच से। और पंचायतों का जो कार्यकाल है ई 5। और जे आई के बाद क्या है जे पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण। पंचायतों को जो लेखा है वो किस में होगा जे में। और
के क्या कह रहा है, पंचायत का चुनाव क्या है, इलेक्शन, इलेक्शन पंचायतों का जो चुनाव किसमें 243 के 243 के। संघीय क्षेत्र पर लागू होना, संघीय क्षेत्र पर लागू होना एल, एल, एल क्या है, संघीय क्षेत्र पर लागू होना एल। एम, कतिपय मामलों में इस विभाग का लागू नहीं होना, किसमें एम। एन, पहले से विद्यमान कानून में पंचायतों को जारी रहना एन। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, किसमें ओ में। पंचायतों नाम उनकी संख्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितने स्तर है, 3 स्तर है। आंध्र प्रदेश में कितने स्तर है, 3 स्तर है जी आंध्र प्रदेश। ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 है स्तर, जो ग्राम पंचायत आंध्र प्रदेश में, मंडल परिषद, जिला परिषद। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ग्राम पंचायत है निचला स्तर, मिडिल स्तर में क्या है, अंचल समिति है, और जो अपर है वो जिला परिषद है। असम, असम में कितनी है, 4 स्तर है। कितने स्तर है असम में, 4 स्तर है। जो गहन पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद और स्वशासी जिला परिषद। बिहार में 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत, जिला परिषद। छत्तीसगढ़ में भी 3 है। छत्तीसगढ़ में क्या है, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत गांव के लेवल पर, जो मिडिल स्तर है, ब्लॉक स्तर है, पंचायत समिति क्या है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जो जिला पार्षद। गोवा, गोवा में कितने स्तर है, 2 है। गोवा में कितनी, 2 है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। मिडिल स्तर नहीं, गुजरात में 3 है, ग्राम पंचायत, जो मिडिल स्तर को क्या कहते हैं, तालुका कहते हैं, जिला पंचायत। हरियाणा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हिमाचल प्रदेश, ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद। जम्मू कश्मीर में कितनी है, एक ही है, एक ही स्तर है, क्या है स्तर है, हल्का पंचायत में कितने स्तर है, 3 स्तर है, नगर निगम, नगर समिति और नगर निगम। झारखंड में 3 स्तर है, कौन कौन से, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। कर्नाटक में 3 स्तर है, नगर सिटी निगम, नगर सिटी परिषद और नगर पंचायत। और केरल में कितने स्तर है, 3 स्तर है। केरल में भी 3 स्तर है, कौन से, नगर निगम है, नगर पालिका और जिला पंचायत है। मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। महाराष्ट्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। मणिपुर में जी कितने स्तर है, 2 स्तर है। मणिपुर में भी 2 स्तर है, कौन कौन से, नगर परिषद और नगर पंचायत। मेघालय में 1, कितना स्तर है, 1, मेघालय में 1 स्तर है। और जम्मू कश्मीर में भी 1 स्तर है और मेघालय में 1 है। मिजोरम में भी 1 स्तर है, नगर पालिका, नगर पालिका। नागालैंड में 2 स्तर है। नागालैंड में कितने स्तर है, 2 स्तर है। नागालैंड में नगर परिषद और टाउन काउंसिलिंग। और हमने देखा 2 कहाँ है, नागालैंड। मणिपुर में भी 2 स्तर है। उड़ीसा, उड़ीसा में कितने स्तर है, 3 स्तर है। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद। पंजाब में 3 स्तर है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। राजस्थान, नगर निगम, नगर परिषद, नगर बोर्ड। सिक्किम में 3 स्तर है जी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तमिलनाडु में 3 स्तर है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। त्रिपुरा में भी 2 स्तर है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में कितने स्तर है, 2 स्तर है। उत्तर प्रदेश, नगर निगम, नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायत। उत्तराखंड में कितने स्तर है जी, 3 स्तर है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। पश्चिम बंगाल, नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित। और पहली पीढ़ी की पंचायतों की ओर 1948 और 1949 संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका प्रचार। 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों को किसके रूप में उल्लेख किया गया है, तो स्थानीय जो स्वशासन की इकाइयों के बारे में। जो इकाइयां कौन सी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पार्षद, उन इकाइयों के रूप में दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, ये बात किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 40। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से लिए गए, आयरलैंड। किससे लिए गए, आयरलैंड से। और जी स्वशासन की इकाई के रूप में दर्शाया गया है 1952 में क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को, किस तारीख को, 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति का जनवरी में गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है कब हुआ था, जनवरी 1957 में। समिति ने 24 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कब सौंपी थी, बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत जो राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 2 जनवरी 1957। 2 जनवरी 1957 को इसने बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कब सौंपी, 24 नवंबर 1957 को। 24 नवंबर 1957 को सौंपी थी। 1958 और 60
कतिपय राज्य सरकारों ने पंचायत अधिनियम पारित किए जिनमें 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान 1958 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर को राजस्थान के कौन से नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किया था। प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया। केरल विधानसभा में केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया। विधानसभा भंग होने के पश्चात यह विधेयक पारित नहीं हो पाया कि 2 अक्टूबर 1959 को ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम पीढ़ी के पंचायत का उद्घाटन किया गया था, परंतु केरल विधानसभा में ये विधेयक लाया गया, परंतु विधानसभा भंग हो गई तो इसलिए ये पारित नहीं हो पाया। 1964 और 1967 प्रथम पीढ़ी के पंचायती राज संस्था का अवशासन। दूसरी पीढ़ी की पंचायत का विकास कब हुआ था? पहली पीढ़ी का पंचायत का विकास है, दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का विकास है 1978 में पश्चिम बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पर पंचायत चुनाव संपन्न और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी पंचायती राज की शुरुआत हुई। दूसरी पीढ़ी पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पर चुनाव संपन्न हुई थी। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत होती है 4 जून 1978 को। पंचायतों की कार्य प्रणाली पर 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति की नियुक्ति हुई। अशोक मेहता समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 12 दिसंबर 1977। अशोक की जो है 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अपनी रिपोर्ट सौंपी है 21 अगस्त 1978 को अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और समिति का जो गठन हुआ था अशोक मेहता का 12 दिसंबर 1977 को हुआ था। 1983 कर्नाटक सरकार ने नई पंचायती राज अधिनियमित किया था। केरल सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम कब किया गया था? 1983 में। योजना जो आयोग के द्वारा सितंबर 1982 में जिला स्तरीय आयोजना पर गठित हनुमत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हनुमत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1984 में। कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम को जुलाई में राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम को कब स्वीकृति मिली थी? जुलाई 1985 को। जुलाई 1985 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और 14 से यह कानून लागू हुआ था। 1985 योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासकीय पक्ष पर 25 मार्च को गठित जे.वी.के. राव समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सौंपी थी। जे.वी.के. राव ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1985। हनुमत राव समिति ने कब? 1984 में रिपोर्ट सौंपी थी। और अशोक मेहता ने कब सौंपी थी? 1978 में। और बलवंत राय समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1986 में आंध्र प्रदेश में पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक को पंचायती राज मॉडल का अनुसरण किया था। कर्नाटक में जनवरी में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। कब हुए थे? 1987 जनवरी में। कर्नाटक में पंचायती भंग होने पर शासकों के अधीन किया गया था। 1990 और 1992 की बात है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा हो किस समिति के द्वारा मिला था? पंचायती जो राज है उनको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1986 में। कब मिला था? 1986 में। कौन सी समिति है? एम.एल. सिंघवी समिति। 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एम.एल. सिंघवी समिति है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा भी की थी। और 1988 संसद की परामर्शदात्री समिति के पी.के. थूमन की अध्यक्षता में एक उप समिति संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए गठित की थी। 1989 संसद में 15 मई को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया था। 64वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया था? 64वां जो संविधान संशोधन है वो विधेयक कब लाया था? वो लाया था 15 मई 1989 को। 15 मई 1989 को कौन सा विधेयक आया था? 64वां। और इसमें क्या हुआ कि 15 अक्टूबर को राज्यसभा में पराजित हो गया था कि
ये लागू नहीं हुआ था। 1990 संसद में 7 सितंबर को कौन सा संविधान संशोधन आया था? 7 सितंबर 1990 को 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था और जो कि लोकसभा में भंग होने के पश्चात रद्द हो गया था। 1991 संसद में 72वां और 73वां संविधान संशोधन लाए गए थे, जिन्हें संसद में संयुक्त प्रवर समिति को सितंबर में संदर्भित कर दिया गया था। कब? 1991 को। 73वां 1992 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित किए गए थे। 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित किए, जबकि 23 दिसंबर को राज्यसभा में दोनों विधेयक पारित हो गए थे। कि 1992 में 22 दिसंबर को लोकसभा में 72वां और 73वां विधेयक पारित हुआ था, जबकि 23 दिसंबर को राज्यसभा में दोनों विधेयक पारित हो गए थे। 22 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ था, 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जो 1992 अधिनियम है वो 24 अप्रैल से लागू हो गया था। 24 अप्रैल से लागू हो गया था 24 अप्रैल से। और 74वां संविधान अधिनियम 1992 1 जून से लागू हो गया था। 1993 और 1994 सभी राज्य सरकारों ने 30 मई 1993, 23 अप्रैल 1994 के बीच समन्वय रूप अधिनियम पारित किया। 1994 30 मई को 73वें संविधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे कब? 30 मई 73वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत 1994 की बात है। 1996 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान, जिनके अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था, 24 दिसंबर से लागू हो गया था। केरल में 16 अगस्त को जन योजना अधिनियम शुरू किया गया था। पीपल्स प्लान है जो शुरू किया गया था 2001। बिहार में 23 वर्षों बाद पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। 2001 की बात है। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 83 संविधान है और संशोधन कब हुआ था? 2001 में और के द्वारा अनुच्छेद 243 M में संशोधन लाया गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों से संबंधित आरक्षण कौन सा है पंचायत में? 243 M। और अब तक ये बच्चे एकमात्र राज्य में नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पंचायती राज से संबंधित समितियां पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल। ललित माथुर 2001। स्थानीय स्वशासन के विषयों के सिद्धांत की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है जी। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को पारित किया गया था और राज्यसभा के द्वारा 23 दिसंबर 1993 को इसे 17 राज्य विधानसभा द्वारा मान्यता दी गई थी और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी 20 अप्रैल 1993 को मिली थी। कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1993 को और 17 राज्य विधानसभा द्वारा मान्यता दी गई थी और राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिली थी वो 20 अप्रैल 1993 और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को और राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली है 20 अप्रैल को, राज्यसभा से 23 दिसंबर को, लोकसभा से 22 दिसंबर से। इतने विधानसभा में 17 विधानसभा द्वारा मान्यता दी गई थी। अधिनियम के कुछ तरीके थे। पंचायत का मतलब क्या है? पंचायत का जो मतलब था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की एक संस्था जिसमें नाम से पुकारा जाए। ग्राम पंचायत इस प्रयोजन के लिए राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक घोषणा के जरिए घोषित ऐसा ये क्षेत्र है जिसमें कि निर्देशित गांव के समूह शामिल है। माध्यमिक स्तर का गांव व जिला स्तर के बीच जिसे राज्यपाल के द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए इस प्रयोजन के लिए निर्देशित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल को किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जबकि उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। वर्तमान में दोस्तों आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं।
क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं। चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।